आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास सबसे हट के होने वाला है। ये क्लास इसलिए सबसे हट के होने वाला है सर क्योंकि आज का जो क्लास का नाम है मेगा 2। क्योंकि सर हमने मेगा सेट 1 करवा चुके हैं, तो ये हमारा मेगा सेट 2 है। तो आज की क्लास को कर देते हैं आगाज, क्योंकि सर ना ज़्यादा बातें करेंगे क्योंकि आज की क्लास में क्वेश्चन में दम है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम ज़्यादा बातें ना करके सर सवाल पे ज़्यादा हम कमेंट करेंगे। तो सीधे हम सवाल के ऊपर चलते हैं। सर आज की क्लास को आगाज करने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे सर कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वो हर दोस्तों तक शेयर कर देना है जिनकी दिल में चाहत है कि मुझे सरकारी कॉलेज पहुँचना है, तो उनको तक ये शेयर करना बनता है सर। ठीक है, वो उन हर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना सर जिन घर में शिक्षा की जरूरत है सर। ठीक है, बाकी सर आप सब कुछ कर देना। चलिए सर आते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। ठीक है सर, ये हमारा मेगा सेट 2 है। हमने मेगा सेट 1 करवा चुके हैं। ठीक है, जो पिछले क्लासेस नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिछले क्लासेस अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाना और सर सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं। तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा और फिर से एक बार रिजल्ट की दुनिया में परचम लहराएंगे। ठीक है सर, आइएगा तनी। सवाल क्या कहता है जी? कहता है ना सवाल कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 16 और 18 है तथा तीसरी भुजा की माध्यिका की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो सर यहां समझना, हमें दो भुजा पता है, एक 16 सेंटीमीटर एक 18 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा तीसरी भुजा, क्या पूछा है? तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा हमसे पूछा है ना मेरे भाई, तो ये तीसरी भुजा को हमने क्या माना? x सेंटीमीटर मान लिया है। ठीक है, आ जाना। हमें क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, यदि तीसरी भुजा की माध्यिका की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगा? यहां से समझना सर, तीसरी भुजा की लंबाई हमने मान लिया x, माध्यिका जो होता है सर वो भुजा का आधा होता है। हमने क्या बोला? माध्यिका जो होता है वो भुजा का आधा होता है। अब सोचना सर कि हमें फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने पहला माध्यिका का स्क्वायर प्लस दूसरा माध्यिका का स्क्वायर। अच्छा, पहला माध्यिका का स्क्वायर क्या होगा? तो तीसरी भुजा x है तो इसका माध्यिका क्या होगा? x/2 होगा, यानी इसको कर देंगे x/2 का होल स्क्वायर प्लस में दूसरी माध्यिका का स्क्वायर बराबर। अब करना है पहली भुजा का स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। यही क्या होता है? फॉर्मूला होता है सर। हाँ, हमने क्या बोला है कि जब सवाल में माध्यिका और भुजा की चर्चा करें, तो वैसे केस में यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है सर, 2 गुने पहली माध्यिका का स्क्वायर प्लस दूसरी माध्यिका का स्क्वायर, 2 गुने पहली माध्यिका का स्क्वायर प्लस दूसरी माध्यिका का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर। अब सोचना सर, हमें तीसरी भुजा x है, तो तीसरी भुजा x है, इसका मतलब है कि उसका माध्यिका क्या होगा? तो भुजा का आधा x/2 होगा। जरा इसको हम सोल्यूशन करते हैं सर। ये 2 होगा, आइएगा जरा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, बराबर में ये 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, प्लस में 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा मेरे भाई। अब जरा इसको क्या कर दो? ऐड कर दो, जोड़ दो। अब यहाँ पे आइएगा, ये 2 गुना में है, नीचे जाएगा भागा में, यानी कहने का सेंस है x²/4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है सर? ये प्लस 121 है, प्लस कितना है? 121 है। अब इसको जोड़िएगा, 4 और 6 कितना? 10, 10 का हो गया 0। आइएगा यहाँ पे 2 और 5 7, 7 1 कितना? 8। आइएगा सर, 3 और 2 5, तो 5 का 5 लिखो। आइएगा यहाँ पे ये 2 गुना में था, नीचे आया भागा में। अब इसको जरा काटिएगा सर, 2 से काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 290 हो गया। यानी ये हो गया x²/4 प्लस 121 बराबर 290। अब ये 121 प्लस में उधर गया माइनस में, तो x²/4 बराबर 290 माइनस 121। आइएगा 290 में से 121 को घटाइएगा सर, तो ये हमारा हो जाएगा x²/4 बराबर, ये हमारा 10 में से 1 गया तो कितना? 9 हो गया।
अब ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका 9, ये 8 हो गया, 8 में से 2 गया तो कितना 6 बच गया। यहाँ पे कितना, ये 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी कितना हो गया 169। अब आइएगा, अब ये 4 यहाँ पे क्या चीज में सर, यहाँ पे गुना भागा में उधर जाएगा गुना में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 169 गुने कितना 4। अब ये स्क्वायर में उधर गया रूट में, यानी x बराबर क्या हो गया रूट अंडर 169 गुने कितना 4। अब जरा ऐसे सोचिएगा सर कि ये x बराबर ये 169 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो ये 13 का स्क्वायर है, तो 169 रूट से बाहर निकलेगा 13 बन करके, और ये रूट अंडर 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर निकलेगा 2 बन करके, और 13 दूनी कितना 26, यानी कहने का सेंस है कि तीसरी भुजा जो होगा वो कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। कि तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, ये बताना सर कि सबको समझ में आता है कि नहीं आता है, ये बातें सबको समझ में आया? कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन नाम का एक चीज होता है, बस वही हमको यहाँ पे यूज करना था सर, और वो हमने यूज किया, सवाल ऑटोमेटिक बन गया सर। ठीक है सर, चलते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा सर मैं आपको पहले बोला है कि हमने ज़्यादा बातें ना करेंगे, हम ज़्यादा बातें क्वेश्चन के ऊपर करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है मेरे भाई कि अधिकतम से अधिकतम सवाल आपको करवाना है, और अधिकतम नहीं सर एक बेहतर रैंक आपको दिलाना है, ताकि आपको एक अच्छा सा सरकारी कॉलेज मिल जाए। क्योंकि सर देखो, मैं हमेशा से कहता हूँ ना सर कि ज़िंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ, तब जाकर के सर एक छोटी सी सफलता मिलता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC बी इस प्रकार समकोणीय है कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 16 सेंटीमीटर, बिंदु B दो समान वेक्टरों पर परिमाण शून्य है, उनके बीच का कर लंबा बनाया जाता है, तो जो कि D पर मिलता है, तो लंब BD की लगभग लंबाई क्या होगा। अच्छा, सवाल ऐसे बोला है सर, रुको सवाल को हम थोड़ा सा अपनी भाषा में सवाल को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आइएगा तनी, सवाल क्या बोला है। सवाल कहता है ना कि एक समकोण त्रिभुज ABC B इस प्रकार समकोणीय है। एक समकोण त्रिभुज ABC है, सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका नाम क्या है ABC। ये वाला मान लो A है, ये वाला मान लो B है, ये वाला मानो C है। अब यहाँ पे देखिएगा ABC में ये जो B है वो समकोणीय है, ये जो B है वो समकोणीय का मतलब कितना है, ये 90 डिग्री है। ये 20 समकोणीय कहने का मतलब ये कितना है 90 डिग्री है। जहाँ पे बोला है कि AB बराबर 12, यहाँ से यहाँ जो ये पूरा AB है वो 12 है, और ये वाला BC कितना है सर, तो ये 16 है। ये BC कितना हो गया 16 हो गया। बिंदु B दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है, उनके बीच का कर लंब बनाया जाता है जो D पर मिलता है। अब सोचना, यहाँ से एगो लंब खींचा गया है जो D पर मिलता है, इस प्रकार से ये D पर मिलता है, तो हमसे पूछा है BD की लंबाई क्या होगा, मतलब ये वाला BD की लंबाई हमको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा सिंपल रूल, पहले ऐसे सोचना है। पहले ये सोचिए सर, जब ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला ये पूरा कर्ण कहलाएगा, तो इसको AC को निकालने के लिए AC का स्क्वायर ये पूरा निकालेंगे तो करेंगे AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर और प्लस में 16 का स्क्वायर। चलिए ये AC बराबर क्या हो जाएगा सर, AC का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, यानी 400 हो जाएगा। ठीक है सर, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 400, और रूट अंडर 400 का मतलब कितना हो गया 20, यानी ये जो पूरा AC हो गया वो कितना हो गया 20 हो गया। ये पूरा कितना AC हो गया 20 हो गया। आप जरा बताइएगा सर कि अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई, बेस गुने कितना ऊंचाई। अब देखो सर, पहला केस में बेस ये कहलाएगा और दूसरा केस में ऊंचाई ये कहलाएगा, यानी हमारा हो जाएगा AB और गुने में कितना हो जाएगा सर, ये BC हो जाएगा। लेकिन अगर त्रिभुज ABC का एक और क्षेत्रफल निकालते हैं, तो अगर हम इसको आधार मानते हैं तो ये वाला ऊंचाई का काम करेगा।
ऐसे देखना, सवाल को ऐसे देखना, ठीक है। इस त्रिभुज को उलट के देखना। अगर हम इसको आधार मानते हैं, अगर हम इसको आधार मानते हैं तो ये वाला हमारा ऊंचाई का काम करेगा, यानी हमारा 1/2 गुने आधार का काम कौन करेगा, AC, और ऊंचाई का काम कौन करेगा, BD। ठीक है सर। अगर आप इसको देखते हैं तो अगर ये लाइन को देखते हैं तो ये ऊंचाई का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ए भी इसके ऊपर ये 90 पे खड़ा है, और जब 90 पे खड़ा है इसका मतलब ये ऊंचाई का काम करेगा, और ऐसे केस में ये वाला हमारा आधार का काम कर रहा है, ये वाला ऊंचाई का काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है ना सर कि दोनों का ये RHS बराबर, ये वाला दोनों का RHS क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब ये वाला LHS दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर। यानी दोनों में लिख सकते हैं 1/2 गुने AB गुने BC बराबर में 1/2 गुने AC गुने BC, AC गुने BD, AC गुने BD। अब क्या करना है सर, देखो अब ऐसे में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये 1/2 से 1/2 पहले ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे देखना AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू 12 है, BC का वैल्यू 16 है, यानी ये हो जाएगा 12 गुने 16 बराबर। AC का मान कितना है, 20 है, और गुने में BD का वैल्यू निकालना है। हमें BD पूछा है, BD क्या होगा, हमसे BD पूछा है। आइएगा ये 20 आएगा बट्टा में, तो 12 गुने 16, अब बट्टे में कितना मेरे भाई 20, अब बराबर में कितना हो जाएगा BD। इसको 20 को पहले काटो, यहाँ से 20 को 4 से काटो, तो 4 पचे 20 और 4 चौक 16। आइएगा सर ये 12 25 12 चौक 48, ये कितना हो गया, इस दोनों को गुना कर दो तो 12 चौक 48, 48 बट्टा कितना 5, अब बराबर में कितना BD। इसको काटिएगा सर तो 9 पचे 45, यानी 9 पॉइंट कितना 9.6 हो जाएगा, ठीक है। चलो यानी हमारा BD का जो मान आया है वो 9.6 आया है, BD का वैल्यू। हमसे BD ही पूछा था, तो BD का मान कितना आ गया 9.6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको C में देखने को मिल रहा है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे S या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। सवाल पहले सबको समझ में आया कि नहीं आया सर? अगर सच में आपको सवाल समझ में आया सर तो शेयर करना तो बनता है मेरे भाई, वो हर दोस्तों तक फैलाना तो बनता है सर। जब आपके सामने इतना अच्छा वाला सवाल हो और आप शेयर ना करें, ये तो शर्मिंदगी की बात है। चलो सर आते हैं सवाल नंबर अगला 3 की तरफ। ये मेगा सेट का दूसरा क्लास है सर, और अभी मेगा सेट लगभग 10 क्लास चलेगा, जिसमें हम टोटल 500 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है सर। और ये 500 क्वेश्चन बराबर आपका सिलेक्शन होगा। हमने पहले बोला है लोग दुनिया कोई कुछ बोल दे उससे मतलब नहीं है सर, क्योंकि लोग ना सर, लोग सिर्फ यूट्यूब पे फालतू की चीज़ों को फैलाते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, जो चीज़ आपको आसानी से दिख जाता है वो रियल में नहीं होता है। क्योंकि सर मैं आपको बताता हूं ना सर कि सवाल को मैं कैसे कलेक्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूं आपका, फिर आपका मॉडल सेट देखता हूं, फिर आपका गाइड देखता हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन को कलेक्ट करता हूं आखिरकार सवाल पूछता कैसा है। तभी लोग ऐसा ही नहीं, लोग हल्ला मचा करके रखे हुए मार्केट में कि संदीप कुमार का क्वेश्चन माँ कैसे लड़ जाता है। सर इसके पीछे मेहनत है मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाओ, चलिए सर आते हैं सवाल नंबर कितना 3 की तरफ। इसको थोड़ा फैला देते हैं, ठीक है, इसके बाद इसको सुखड़ा देंगे। हाँ आना कहता है ना सर कि त्रिभुज ABC का आधार 10 सेंटीमीटर है, एक रेखा XY जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, आधार BC के समांतर खींची गई है। यानी कहने का सेंस है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें आधार 10 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर एगो रेखा खींचा गया है XY जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, BC के समांतर खींची गई है, जो भुजा AB और AC को क्रमशः X और Y पर काटती है। तो यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AY का मान क्या होगा। देखो सर सवाल ऐसे पूरा है, ठीक है। हमारे पास त्रिभुज है एक, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है जिसको हम लोग A बोलेंगे, इसको हम लोग B बोलेंगे, इसको हम लोग C बोलेंगे। ये पूरा BC कितना है 10 है, और BC के समांतर एक रेखा खींचा गया है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला BC के समांतर एक रेखा खींचा गया है जिसका नाम क्या है X और Y नाम है, ठीक है। अब सोचना ये BC के समांतर, ये वाला BC के समांतर एक रेखा XY खींचा गया है जो AB को X पे काटता है और AC को Y पे काटता है, जो कि सर ये XY की जो लंबाई है वो 3 है। फिर कहता है AC जो है, ये पूरा जो AC है मेरे भाई वो 5 है।
तो हमसे पूछा पूरा, हमें पूछा ए बाई का मान क्या होगा। ये वाला ए बाई का मान हमने मान लिया x। हमसे पूछा ए बाई का मान क्या होगा, हमसे पूछा ए बाई का मान क्या होगा। देखो सर कुछ नहीं करना है, ये थेल्स पर में पढ़ने का है, क्लास 10th में पढ़ने को है, हमें कुछ नहीं करना है। जब ये वाला इसके समांतर हो जाए, जब ये वाला इसके समांतर हो जाए तो ऐसे केस में ए वाई बट्टे में ए एक्स कर देना है। क्या करना है, ए वाई बट्टे में, छोड़ो जाओ, ए वाई बट्टे में ए सी कर देना है बराबर। ये इसके बट्टे में ये पूरा करना है, ठीक है। ये ए बाई के बट्टे में पूरा ए सी करना है बराबर। ए एक्स के बट्टे में पूरा बी सी करना है। हमने क्या बोला, ए एक्स, रुक जाओ, इसको मत लो, इसके बट्टे में ये पूरा करना है, फिर ये एक्स वाई के बट्टे में बी सी कर देना है, ठीक है। एक्स वाई के बट्टे में क्या कर देना है, बी सी कर देना है मेरे भाई। एक्स वाई के बट्टे में क्या कर देना है, बी सी कर देना है, ठीक है। हमने क्या बोला है, ए बाई के बट्टे में पूरा ए सी करेंगे, फिर ये एक्स बाई के बट्टे में पूरा बी सी करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब जरा आइएगा, ए बाई का मान कितना है, ये 5 है, हमको ए सी निकालना है, यही ना निकालना है ए सी। हमको ए बाई के बट्टे में 5 है, रुक जाओ, हमको ए सी 5 है, ए बाई के 5 नहीं है। हमको ए बाई निकालना है, जहाँ पे ए सी कितना है, 5 है, ये पूरा ए सी 5 है, बराबर में कितना हो जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 3 है। बी सी कितना है मेरे भाई, तो 10 है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको उधर भेज दो, तो ए बाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 3/10 गुने कितना, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 बट्टा में उधर जाएगा गुना में, 5 दूनी 10 2 बार में, ये 2 से काटेंगे 3 को तो 1.5 बार में, यानी कहने का सेंस है ए बाई बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है। कितना नंबर ऑप्शन है, तो डी नंबर में है सर। आप ये बताना कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर अगला की तरफ तो बढ़ो न जी। आइएगा सवाल नंबर कितना, 4 की तरफ। अच्छा, ये 4 नंबर सवाल आपको फेरा में डालेगा सर। हाँ, ये 4 नंबर सवाल आपको फेरा में डालेगा, लेकिन जब संदीप कुमार जिंदा है तो आपको तकलीफ देख नहीं सकता है, आपके ऊपर अत्याचार को सह नहीं सकता है संदीप कुमार। सर मैं गलत के सामने कभी नहीं झुका हूं, ना तो झुकूंगा, सर कटा दूंगा लेकिन कभी झुकूंगा नहीं। और अच्छे इंसान के पास ये सिद्धांत होनी चाहिए सर, ठीक है। जरा ये सवाल को देखना सर, ये सवाल को अगर जब बेसिक मेथड से बनाओगे ना तो आपका कम से कम ये टाइम 3 मिनट लेगा, और आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर ये सवाल को ट्रिकली मेथड से बनाओगे तो ये सवाल मात्र 10 सेकेंड में बनेगा, और इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछेगा। हाँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछेगा, ये मेरा वादा है सर। लिख लेना अपने कॉपी पे, सिद्धांत है सर। हाँ चलिए आइएगा तनी सवाल की दुनिया में। कहता है एक व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है। एगो व्यक्ति है, 2 गो घोड़ा है ओकरा पास। मान लो संदीप कुमार है, और ये संदीप कुमार के पास 2 गो घोड़ियाँ हैं, नहीं घोड़ा है 2 गो, मेरे पास 2 घोड़ा है। कहता है एक व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है। एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ? मेरे पास 2 घोड़ा है, मैंने दोनों घोड़ा को बेच दिया। पहली घोड़ा पे मैं 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। हमारे पास 2 घोड़ा है, हमने दोनों घोड़ा को बेच दिया। पहली घोड़ा पे में 20% की क्या हुआ, लाभ हुआ। दूसरी घोड़ा पे में 20% की क्या हुआ, हानि हुआ। अब बताना कि सर हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हुआ, हमें फायदा हुआ घटा हुआ है। हमने 2 घोड़ा को बेचा, पहले पे 20% की लाभ हुआ, दूसरे पे 20% की हानि हुआ। अब बताना सर कि ये दोनों घोड़ा पे हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हुआ। आप लोग जो लोग मेरा क्लास पहले से देख रहे होंगे तो इनको मैंने एक ट्रिक बताया था कि सेम वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे। जो लोग मेरा पहले से क्लास कर रहे होंगे उनको मैंने एक बातें बताया था कि सेम वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ऐसे केस में ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। पहले पे 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। जब पहला पे 20% का लाभ हुआ तो पहला लाभ का मतलब 20% प्लस में ले लेना, और दूसरे पे 20% का हानि हुआ तो हानि में माइनस ले लेना 20%।
ठीक है। और इसको सोल्यूशन करने के लिए हम लोग ए बी फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? ए बी फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला क्या बोलता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ऐसे केस में ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे ए में पहले में बोला है 20% का लाभ, तो लाभ को प्लस में लेना, हानि को माइनस में लेना। ए का मान हो जाएगा +20, बी का मान हो जाएगा -20, तो इसको डायरेक्ट -20 कर दो। प्लस ए का मान हो जाएगा +20, बी का मान हो जाएगा -20, अब बट्टे में कितना 100%, प्रतिशत का सिंबल लगा देना। अब क्या करना है सर? ये -20 अब +20 गला खोपचे में, ये -20 और +20 गला खोपचे में, यहाँ पे बची है सर 20 गुने -20, अब बट्टे में कितना 100%। ये इससे पहले काट दो इसको 5 बार में, इसको पहले इससे काटो 4 बार में, ये माइनस बचा हुआ यानी -4%। ये -4% क्या बता रहा है? ये माइनस बता रहा है हानि को, यानी उसे 4% की क्या हो गई? हानि हो गई। हमसे पूछा था कि लेन देन में लाभ या हानि क्या हुआ, तो उसे 4% का हानि हो गया। उस पूरे लेन देन में उसको 4% का क्या हो गया? हानि हो गया। ठीक है सर, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तुझको ना देखो तो दिल घबराता है। आना सर, हमने क्या बोला है कि जब एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जहां ए बी फार्मूला बोलता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%, मामला फिट है। सवाल नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आना 5 की तरफ। ये 5 नंबर सवाल जो है सर वो फिजिक्स का क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। कहता है एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना, मेरे पास ये ग्राफ है सर। अब यहां समझना, ये उत्तर होता है, ठीक है, ये पूरब होता है, ठीक है, ये पूर्व होता है। अब जी ये हमारा पश्चिम होता है मेरे भाई, पश्चिम होता है, ये हमारा दक्षिण होता है मेरे भाई, ठीक है। आ जाना, अब ऐसे समझना, हमें कहता है उत्तर और पूरब, कहता है एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर और पूरब में। अब समझना, उत्तर और पूरब के बीच में, यानी इस प्रकार से 60 डिग्री 20 मीटर जाता है ना, 20 मीटर चलता है। 60 डिग्री के कोण पे 20 मीटर चलता है, इस प्रकार से, मतलब उत्तर और पूरब के बीच में 20 मीटर चलता है 60 डिग्री के कोण पे। लेकिन अब समझना, ये 20 मीटर चलता है 60 डिग्री के कोण पे। अब ऐसे समझना, तो अब ये वाला जो पूरब की दिशा में जो दूरी होता है वो हमारा होता है ए साइन थीटा। कितना होता है? ए साइन थीटा। क्या होता है? ए साइन थीटा। अब समझना सर, ये फार्मूला हमारा है। जब बोलेगा कि उत्तर पूर्व दिशा में 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर दूरी जो भी चलता है और उसके साथ कोण दिया रहेगा, आपको सवाल में बोलेगा कि उत्तर पूर्व दिशा में चलता है 20 मीटर दूरी जो कि इतना डिग्री के कोण पे है। 20 मीटर की जगह 30 मीटर हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोण दिया रहेगा और इसी को हम लोग कहते हैं ए, ठीक है। और इसका जो हमारा वैल्यू होता है वो हो जाता है ए साइन थीटा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 20 और थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। और हमसे पूछा है सर कि पूरब की ओर उसने कितनी दूरी तय की है, तो ये वाला पूरब की ओर उन्होंने कितनी दूरी तय किया है, तो पूरब को हम लोग क्या मानते हैं? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा आइएगा सर, ए का मतलब कितना है? 20 साइन थीटा। थीटा का मतलब कितना है? 60 डिग्री। ये 20 गुने कितना? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। इसको काटेंगे सर तो ये 20 बार में, ठीक है, यही ना है जी। यानी कितना हो गया? ये हमारा हो गया 20√3 हो गया। यानी हमारा आंसर कितना हो गया? सी नंबर हो गया 20√3 हो गया। अब जरा समझना सर, हमें बोला है उत्तर पूरब में, एक बार फिर से समझाता हूँ। तो इसको उत्तर पूरब में 20 मीटर हमने ले लिया, इसके साथ एक कोण बनाया, तो हमसे पूछा है कि पूरब की ओर हमें दूरी कितना तय किया है। तो पूरब की ओर जाने के लिए फार्मूला होता है ए साइन थीटा, ये फार्मूला होता है सर। अब समझना कि अगर बोलता कि उत्तर पश्चिम की ओर चला है 50 मीटर, तो हमसे पूछा है कि पश्चिम की ओर दूरी क्या होगा, तो पश्चिम की ओर होता है बी कॉस थीटा।
अगर इधर जाता, उत्तर पश्चिम में जाता 20 मीटर या 50 मीटर या 100 मीटर, और हमसे पूछता पश्चिम दिशा की ओर दूरी, तो पश्चिम दिशा की ओर दूरी होता है b cos थीटा और इधर का दूरी होता है a sin थीटा। मामला फिट। इस सब कोई ना पढ़ाई रे बबुआ, इस सिर्फ यहीं से निकलता है। इसी को लिए तो कहता है सर कि एसके साइंस क्लासेस इतनी कम टाइम में आप सबने इतना प्यार दिया सर, तो ये बस ये आप सबका सपोर्ट है, सहयोग है, प्यार है मेरे भाई। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर फरमाना। सवाल नंबर 6 बनाने से पहले मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूं सर, कि सच में आपको सिलेक्शन पाना है, सच में आपको अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है, सच में अपने घर में खुशियां लाना है, सच में आपको सरकारी कॉलेज जाना है, तो आप अभी से भी तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपके पास टाइम ना के बराबर है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, हम आपको सिलेक्शन को 4 चांद लगाने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन। ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन में 400 फिजिक्स है, 400 केमिस्ट्री है, 400 मैथ है। ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन को लिखने में सर हमने 12 रातों से ज़्यादा जगा है, तब जाकर के ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन हमने अपनी हाथों से लिखा है। ये पूरे गेस क्वेश्चन को हमने अपने हाथों से लिखा है, विथ सॉल्यूशन विथ आंसर के साथ। इस पीडीएफ में सॉल्यूशन आंसर सब कुछ है मेरे भाई। तो जिन किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो सर इसके लिए आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर। वही 7295 वाला नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए, आपको मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा सर। मज़े मज़े में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। लेकिन जिन लोगों को पेमेंट में दिक्कत है, आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं, लेकिन अगर पेमेंट में दिक्कत हो रहा है सर नंबर पे पेमेंट करने में, तो इस व्हाट्सअप नंबर के डीपी में, ये 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर के डीपी में स्कैनर QR कोड लगा हुआ है। ठीक है सर, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार के किसी को दिक्कत नहीं होगा सर। ठीक है, चलते हैं सर सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये 6 नंबर सवाल का कहत है जी, तनी गौर फरमाना। कहता है ना कि यदि 2 बल जिनमें से प्रत्येक का मान 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, इस प्रकार लगे हैं कि उनकी परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन है, हो तो दोनों बलों के बीच की दूरी क्या होगा। वेक्टर का सवाल है, सदिश का सवाल है। सवाल समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा होगा तुम लोग। देखो, हमें कहा है ना सर कि यदि 2 बल जिनमें से प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, 2 बल मेरे पास है, पहला बल मान लो P है, दूसरा बल मान लो Q है, और दोनों का मान जो है वो कितना न्यूटन है, तो ये 3 न्यूटन है। कहता है यदि 2 बल जिनमें से प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, इस प्रकार लगे हैं, ये 3 न्यूटन का बल इस प्रकार लगा है कि उनके परिणामी बल भी 3 न्यूटन है। यानी परिणामी बल को हम लोग R से लिखते हैं, R बराबर भी कितना न्यूटन है, 3 न्यूटन है। तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या होगा, हमसे पूछा है थीटा का मान। आइएगा सर, इसका एक फार्मूला होता है, R बराबर होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, आइएगा जरा यहाँ पे हमें R का मान कितना दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर, P का भी मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, Q का भी मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 गुने P का मान 3 और Q का मान 3 और गुने में cos थीटा। आप जरा इसको बोलिएगा सर, ये 9 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। चलिए 3 तिया 6 9, 3 तिया 9 9 दूनी 18, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा। अब क्या करना है कि ये 18 को इक्वल के ये साइड भेज देना है, तो इधर +9 है, इधर +9 है, पहले से ये -18 हो जाएगा, क्योंकि ये +18 उधर जाएगा -18, बराबर में कितना है सर, ये 18 cos थीटा है। अब इसको घटा दो तो ये -9 बचेगा। अब देखना, ये 18 गुना में है ना, ये 18 गुना में नीचे आएगा बट्टा में, बराबर कितना हो जाएगा, ये cos थीटा। इसको इससे काट देना 2 बार में, यानी -1/2 बराबर कितना हो गया, cos थीटा। आप जरा ऐसे सोचिएगा सर, ये -1/2 बराबर हो गया cos थीटा, यानी -1/2 जो होता है वो cos कितना का मान होता है, -1/2 बराबर cos थीटा। तो ये जो -1/2 जो होता है वो cos कितना का मान होता है, हमको ये बताना है। तो ये होता है 120 डिग्री का मान,
ये कितना का मान होता है सर, ये -1/2 जो होता है वो cos 120 का मान होता है, और इधर क्या है cos थीटा है। ये cos से cos खत्म हो जाएगा सर, तो 120 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा थीटा। यानी कहने का सेंस है कि हमारा थीटा का जो मान आया है वो कितना आया है, 120 डिग्री आया है। सबको बुझाया, सबको समझ में आया? तो कुछ किए नहीं ना, बस ये फार्मूला याद होनी चाहिए आपको। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो सर, तो आपके अंदर तो ताकत होनी चाहिए, वो जोश और जुनून और एनर्जी होनी चाहिए। और सर बच्चे का कमेंट तो मेरे भाई हम देखो हमेशा से कोशिश करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को इतना इजी वे में सोल्यूशन कर दे, इतना इजी वे में सोल्यूशन कर दे, ताकि बच्चे को लगे कि सच में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हार्ड नहीं है। और ये बच्चे का कमेंट भी आते हैं सर कि आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ा इजी वे में समझा देते हैं और बता देते हैं और इसको बना भी देते हैं। तो बस ये तो आप सबका प्यार है मेरे भाई, जो हमें मेहनत करने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर हमारा हो गया 7। 7 नंबर का कहता है कि यदि दो वेक्टरों का परिणामी शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। आए, दो समान वेक्टरों का परिणामी शून्य है। देखो सबसे पहले समझना, दो समान वेक्टरों का, यानी पहला समान वेक्टर p है, दूसरा समान वेक्टर q है। दो समान वेक्टर है मतलब p और q के बराबर है, जिसकी परिणामी शून्य है। परिणामी शून्य का मतलब r बराबर 0 है। तो हमसे पूछा है उनके बीच का कोण क्या होगा। उनके बीच का कोण क्या होगा, आना जरा सर। हमें दो वेक्टर समान है, p और q समान है, जिसका r यानी रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो हमारा शून्य है। तो फॉर्मूला क्या होता है, p का स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। 2pq cos थीटा, ये r का मान 0 हो गया, दोनों को p कर दो तो p का स्क्वायर, ये q जो है वो p के बराबर है, तो इसको भी p का स्क्वायर कर दो प्लस में 2 गुने p गुने ये q है, तो q को भी p के बराबर कर दो, क्योंकि q और p बराबर है तो q की जगह p कर दो, ये cos थीटा हो जाएगा। ये 0 हो गया बराबर, ये हो गया 2p स्क्वायर प्लस में ये भी हो गया 2p स्क्वायर और cos थीटा हो गया। अब समझना सर, ये 2p स्क्वायर है प्लस में इधर आया माइनस में, तो -2p स्क्वायर। यहाँ पे सर ये कितना है, यहाँ पे ये रू जाओ, इक्वल टू इधर क्या बच गया 2p स्क्वायर cos थीटा। देखो ये 2p स्क्वायर जो है ना सर, वो बटा में इधर आएगा, गुना में हो जाएगा, यानी -2p स्क्वायर बटे में कितना है सर, ये 2p स्क्वायर। इससे ये कटेगा तो यहाँ पे क्या बचा है, cos थीटा बचा है, यानी -1 बराबर क्या हो गया cos थीटा। आप जरा बताइएगा सर कि -1 जो होता है वो cos कितना का मान होता है। -1 देखो सर यहाँ समझना, 1 जो होता है ना वो cos हमारा 0 डिग्री का वैल्यू होता है। 1 जो होता है वो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है, लेकिन -1 किसका वैल्यू है, तो -1 जो होता है cos 180 का मान होता है, यानी cos 180 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा -1 होता है। तो 1 की जगह -1 की जगह cos 180 लिख दिया, यहाँ पे cos थीटा था, ये cos से cos कटेगा तो 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा थीटा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर 180 डिग्री। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। अब पहले ये बताना कि हम जो पढ़ाता है वो समझ में आता है कि नहीं आता है। आता है ना सर, और समझ में आता है तभी तो एग्जाम में आता है ना। हाँ देखो सर, सही चीज़ों को सही जगह जब उपयोग करोगे ना सर, तो सिलेक्शन आपके मुट्ठी में होगा, और इसको दुनिया की कोई ताकत इसे छीन नहीं सकता। कहता है सर कि विद्या वो चीज़ होती है जो दुनिया का कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग सवाल नंबर अगला की तरफ। सवाल नंबर 8 का कहते हैं जी। अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बातें बता देना चाहता हूँ सर। ये पूरे का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये वाला पूरा पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आप लिख नहीं पाइएगा, तो इसका पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना, और अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाने के बाद सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाकर के संदीप कुमार ऑफिशियल। क्या सर्च करना है मेरे भाई, संदीप कुमार ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, संदीप कुमार ऑफिशियल। जैसे आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, तो मेरा आईडी खुल जाएगा। उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग
लगभग 15,000 लोग ज्वाइन हैं। दूसरे का आईडी ज्वाइन करोगे तो दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ जाएगा। अरे बाबा हाँ चलो सर। अच्छा एक बात और बताऊं, जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, कोई छोड़ के चली गई है या छोड़ के चला गया है, तो सर मेरा इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको बड़ा मदद मिलेगा। ठीक है सर, इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 इसे फॉलो जा करके कर लेना। और नहीं करोगे ना सर तो रात के सपना में आएंगे, तुम्हारे सिस्टम को ख़राब करके चल जाएंगे चलो सर, आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। कहता है एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण क्या होगा। देखो सर, हमें बोलता है एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है। समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण क्या होगा। तब हमसे पूछा है पिंड का त्वरण क्या होगा। देखो सर यहां समझना, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात, जैसी बोलेगा पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय करता है। क्या तय करता है सर, दूरियां तय करता है। तो ऐसे केस में जो त्वरण होता है, मेरे भाई, वो आपको नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। हमने क्या बोला है कि जब सवाल में बोल दे कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है, समय के वर्ग में अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है, तो वैसे केस में जो हमारा त्वरण होगा वो क्या होगा, नियत होगा। नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। चलो आते हैं सवाल नंबर 8-9 की तरफ। ये 9 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है रे बाबा, जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ गौर करना। बड़ा ताकत है, बड़ा जोश है, बड़ा जुनून है। हाँ, कहता है सर कि एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलती है। अब समझना सर, एक रेलगाड़ी है 11 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलती है। अब समझना, विरामावस्था से चलना प्रारंभ नहीं किया है। ऐसा मत सोचना कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, नहीं। एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलती है, ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी इतना मीटर चलकर रुक जाती है। अब समझना सर, एक रेलगाड़ी है सर, मान लो हम रेलगाड़ी है 11 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहे हैं। जैसे ब्रेक लगाया हमने सर तो 121 मीटर दूरी तय करके हमने रुक गया। जैसे हमने रुक गया तो अब जहाँ पे हम रुके तो वो हमारा हो गया अंतिम वेग। तो अंतिम वेग जो हमारा हो गया, तो हम रुक गए हैं, अंतिम वेग हमारा 0 हो गया। यानी हमारा इसमें अंतिम वेग क्या हो गया, 0। और फाइनल वेलोसिटी u बराबर कितना हो गया, 11। और हमें पूछा है रेलगाड़ी 121 मीटर दूरी तय करता है, यानी हमारा दूरी बराबर हो गया 121 मीटर। हमसे क्या पूछा सर, विरामावस्था में आने में समय लगेगा, हमसे पूछा t बराबर वाट। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। एक रेलगाड़ी है जो 11 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, 11 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है। इसका मतलब जो 11 मीटर प्रति सेकंड है उसका वो हमारा प्रारंभिक वेग है। तो 11 मीटर हमारा प्रारंभिक वेग हो गया। 121 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है। जहाँ पे रुकेगा तो उस रेलगाड़ी का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। जहाँ पे सर हमको टाइम निकालना है, आ जाना, कुछ नहीं करना है। इसके लिए देखो क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ। एक फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as। सबसे पहले तुरंत निकाल लो, तभी हमारा समय निकलेगा सर। ठीक है, आ जाना। v का मान कितना है, 0। u का मान कितना है, 11 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान हमको निकालना है। दूरी कितना है, s कितना है, 121 आइएगा, 0 बराबर ये 11। देखो यहाँ से समझना सर, ये 11 है, लेकिन 11 है ना, तो आपको करना क्या है सर, ऐसा रहने दो ना। इसको 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया, 2 गुने 121 हो गया, और गुने में कितना, a। अब मैं आपको बताता हूँ सर, इसको इधर भेज दो तो हो गया 2 गुने 121 और गुने में a बराबर में कितना, 121। अब ये a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 121 अब बट्टे में 2 गुने 121, क्योंकि ये पूरा 102 गुने 121 गुना में नीचे आएगा भागा में, इससे ये कटेगा, यानी a बराबर हो गया। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे सर ये माइनस में है ना, ये वाला पूरा इधर प्लस में, इधर आया माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस इसको इधर ही लगा देना। ठीक है, यानी हो गया -1/2। यानी a का जो मान आया है वो कितना आया, -1/2। a का जो मान आया है वो कितना आया, -1/2। a का मान कितना आया, -1/2। हमसे क्या पूछा, समय। हमसे क्या पूछा, समय। एक फार्मूला होता है सर, पता है आपको क्या फार्मूला होता है,
इसको जरा मैं आपको छोटा करता हूं सर, रुक जाओ, रहने दो। इसको ऐसे कर दो, ठीक है। एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस कितना 80। हाँ, एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस 80। अब समझना, ये v, ये u प्लस में तो इधर आएगा माइनस u, अब बटे में यहाँ समझना, ये यहाँ पे a गुना में नीचे आएगा भागा में a, अब बराबर में क्या हो जाएगा t। यहाँ पे v का मान क्या है, तो v का मान 0, u का मान 11 है, तो क्या हो जाएगा सर, ये हमारा क्या होगा, v का मान 0, u का मान 11, अब बटे में a का मान क्या है, तो a का मान -1/2। अब बराबर में कितना है, टाइम है। अब समझना सर, यहाँ से ये 0 तो बात इसका बराबर है, इसका कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ पे हो गया -11 बट्टा -1/2 बराबर में कितना t। ये माइनस से माइनस कटेगा सर, ये 2 ऊपर जा गुना हो जाएगा, तो 11 दूनी कितना हो गया, 22 सेकेंड हो गया। यानी हमारा जो समय लग गया वो कितना सेकेंड लग गया, तो वो 22 सेकेंड लग गया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने आपको ये फार्मूला लगाया है, इसके बाद हमने आपको ये फार्मूला लगा दिया है, v बराबर u प्लस कितना 80। कुछ नहीं करना है सर, एकदम बोले तो सर कि आपके सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई जान नहीं है, बस इसके लिए आप में जान होनी चाहिए। आप में जब जान होगा तभी सवाल में ना जान होगा, आप में जब जान होगा तभी सवाल में ना जान होगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा सर, तभी सरकारी कॉलेज का सम्मान होगा। चलो सर, आइएगा सवाल नंबर कितना अगला 10 की तरफ। ये 10 नंबर भी न्यूमेरिकल है रे बाबा। का कहत है सवाल जी, तनी गौर करना। कहता है ना सवाल कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा कब, कितना टाइम में, सॉरी अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा कितना मीटर में। देखो सर, यहाँ सवाल को जरा ऐसे समझना। हमें कहता है एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक वेग से, 10 मीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक वेग से, मतलब ये एक पिंड है जिसको फेंका जाता है, एक पिंड को फेंका जाता है। तो जब इस पिंड को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो इस पिंड का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है। यानी प्रारंभिक वेग है तो इसका मतलब 10 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी u बराबर 10 हो गया। ये पिंड को 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से हमने ऊपर की ओर फेंका, ये अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे गया, फिर यहाँ से वापस आ गया। यहाँ से हमने इसको फेंका तो ये वाला पिंड का अधिकतम ऊंचाई ये वाला है, फिर यहाँ से ये वापस आ गया, तो ये अधिकतम ऊंचाई पे रुका होगा कुछ सेकेंड से कुछ कम के लिए, फिर ये नीचे आया होगा। इसका मतलब इसमें v का मान क्या हो गया, 0, क्योंकि ये पिंड ऊपर गया तो फिर तब नीचे आया, तो ऊपर गया और तब नीचे आया, तो ऊपर गया एक बाद नीचे आया, तो इसका मतलब जहाँ पे थोड़ा सा सेकेंड के लिए ऐसे गया, जैसे देखो ऐसे हमने फेंका तो फिर फेंकने के बाद ऊपर गया तब ना नीचे आया है, तो इसका मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। प्रारंभिक वेग कितना है, 10। हमें g का मान कितना दिया हुआ है सर, 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा, अधिकतम ऊंचाई, यानी हमसे पूछा है h का मान पूछा, किसका मान पूछा, h का मान पूछा है। यानी एक फार्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन जहाँ पे v है तो v स्क्वायर, u है तो u स्क्वायर, लेकिन 2 इंटू जहाँ पे a है वहाँ पे g कर दो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पे दूरी है वहाँ पे ऊंचाई कर दो, आ जाएगा। v का मान तो 0 है, u का मान है 10 का स्क्वायर, चलो प्लस 2 गुने g का मान -10 ले लेना, ठीक है सर, ये g का मान -10 ले लेना, ठीक है, इंटू h है तो h ले लेना, ये 0 बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, ये हो गया माइनस कितना 20h, इसको इधर भेज दो सर, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये -20h उधर जाएगा प्लस 20h, बराबर में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको इधर देंगे सर तो ये h बराबर कितना हो जाएगा, 100 बट्टा कितना 20, इसको काटेंगे 5 बार में, ये h बराबर कितना हो जाएगा सर, 5 × 20 यानी 5 मीटर हो गया, ठीक है। ऊंचाई कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो हमारा ए में है। तुझे न देखूं तो मेरे दिल को चैन ना मिले रे बाबा। चलिए आते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ।
11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहता है ना कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। आए, एक वस्तु एक समान वेग, देखो जैसी बोलेगा एक समान वेग से चल रही है और आपसे पूछ देगा त्वरण, तो मार देना घपसना 0। जैसी बोलेगा कि वस्तु एक समान वेग से चल रही है, जब एक समान वेग बोलेगा और पूछ देगा त्वरण तो मार देना घपसना 0। मैटर खत्म है, काहे ज्यादा को बहस करना है क्वेश्चन पे। चलो आते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। कहता है भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो गेंदों की गतिज ऊर्जाएं बराबर है तो ऐसे में सही कथन कौन है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान मतलब अलग अलग द्रव्यमान का दो गेंद है, लेकिन दो गेंद की गतिज ऊर्जाएं बराबर है। देखो सर, एक गेंद मान लो 2 ग्राम का है, एक गेंद मान लो 4 ग्राम का है, लेकिन दोनों की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो वैसे केस में कौन सा सही कथन है। दोनों का संवेग समान होगा, भारी गेंद अधिक संवेग होगा, हल्की गेंद का अधिक संवेग होगा, या फिर नन ऑफ दिस कोई नहीं। ना तुझको देखो तो आ जाना सर। मास इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग। अगर भारी गेंद का संवेग अधिक होगा, हल्के गेंद का संवेग कम होगा। हमसे पूछा है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो गेंदों की गतिज ऊर्जाएं बराबर है। गतिज ऊर्जाएं बराबर है तो वैसे केस में जो गेंद का वजन ज़्यादा है, जो गेंद का द्रव्यमान ज़्यादा है, वो गेंद का संवेग ज़्यादा होगा, यानी भारी गेंद का अधिक संवेग है। ठीक है सर, किस गेंद का, तो भारी गेंद का अधिक संवेग है। आइएगा सवाल नंबर 13 की तरफ। कहता है ना सर कि एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगा। चलो जल्दी कोशिश करना सर, क्या बोला है कि एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। देखो सर, हमें बोला है कि एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। हमसे पूछा औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, या फिर गैस के परम ताप के समानुपाती होता है, या फिर गैस के परम ताप के वर्ग के समानुपाती होता है, या फिर गैस के परम ताप पर निर्भर नहीं करता है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। सवाल बोला है ना मेरे भाई कि एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो वो गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। वो गैस के परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है सर। ठीक है, हमसे बोला है कि एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा जो होती है सर, वो गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा जो होती है सर, वो गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। कहता है दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है किस पे। देखो सर, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है किस पे, उनके द्रव्यमान पे, उनके ऊष्मा की मात्रा पर, या उनके तापांतर पर, या इनमें से कोई नहीं। देखो सर, हमसे पूछा है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव। देखो जैसी बोलेगा ऊष्मा का प्रभाव, तो ऊष्मा का मतलब तापांतर, तो दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करती है। जैसी बोलेगा ऊष्मा का प्रभाव, तो उनके तापांतर पर निर्भर करती है। जितना अधिक ताप देंगे उतना अधिक ऊष्मा होगा, जितना अधिक गर्मी करेगा उतना अधिक ऊष्मा होगा। तो हमको यही बोला है सर कि दो वस्तुएं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है किस पे, दो वस्तुएं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है किस पे, तो दो वस्तुएं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है उनके तापांतर पे। ठीक है सर, दो वस्तुएं में ऊष्मा का प्रभाव किस पे निर्भर करता है, उनके तापांतर पर। चलिए आते हैं तनी सवाल नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर सवाल में तनी कोशिश कीजिएगा जी, कितने लोगों से ये सवाल बनेगा। अगर है हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। आइएगा सर, क्या कहता है कि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। आ जाना, जल को 10 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा।
जब जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा। हमसे पूछा आयतन क्या होगा, यहाँ से समझना सर। जब आपको बोले आयतन क्या होगा ना, तो पहले कम होता है फिर बढ़ता है, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे कम होता है फिर बढ़ता है, यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे फिर कम होगा फिर बढ़ता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, 10 से ठंडा करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो ऐसे केस में हमसे पूछा सर कि इसका आयतन, तो पहले कम होता है फिर बढ़ता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए सर आते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। इस 16 नंबर सवाल का कहत है जी, समझ में आ गया। कितने लोगों को सवाल समझ में आया है हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। पहले ये बताना सर कि ये सच में आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई, तो वो हर दोस्तों तक शेयर तो करना बनता है सर, वो हर दोस्तों तक फैलाना तो बनता है सर, क्योंकि जब तक आप सही चीज़ों को सही जगह नहीं पहुंचाओगे ना सर, तो लोग सही चीज़ पढ़ाना छोड़ देंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे लोग मेरे भाई। फिर लोग हम भी वही करेंगे जो लोग करते हैं। तो प्लीज़ मेरे भाई वो हर चीज़ को आगे ले जाने की कोशिश करना जो आपके लिए मेहनत करता है। तो जो भी सर अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो सर आते हैं सवाल नंबर की अगला की तरफ। कहता 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंबों की संख्या। हमें 72 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है दो समतल दर्पण, कितना डिग्री के कोण पे है, तो 72 डिग्री के कोण पे है, यानी थीटा का मान हो गया 72 डिग्री। हमसे पूछा प्रतिबिंबों की संख्या, किसका संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। तो प्रतिबिंबों की संख्या को n से लिखते हैं, n बराबर होता है 360 डिग्री अब बटे में थीटा और -1। कहता है कि 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंबों की संख्या। 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या। अब जरा ऐसे आइएगा सर, यहाँ पे 360 डिग्री है, बटे में नीचे 72 डिग्री है, -1 है। अब इसको जरा काटिएगा, जरा मजा आएगा काटने में। देखो सर कुछ नहीं करना, इस 72 को जब 5 बार पढ़ोगे ना सर तो 360 हो जाएगा। इसी तो कहा जाता है संदीप कुमार मेरे भाई, इसी नाम का तो मतलब है मेरे भाई SK साइंस क्लासेस। ठीक है सर आ जाना। हमने क्या बोला है कि 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंबों की संख्या। हमसे पूछा बने प्रतिबिंबों की संख्या, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटा थीटा -1। 360 डिग्री बटे थीटा -1, 360 डिग्री बटे थीटा, थीटा का मान 72 है, 72 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा सर 5 - 1 बराबर कितना, 4। कितने प्रतिबिंब बने हैं सर, तो 4 प्रतिबिंब बने हैं। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। 17 का कहता है जी, 17 नंबर सवाल कहता है कि हम होंगे खतरा, आना। कहता है सूरज का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता, क्यों। दिन में सर सूरज की प्रकाश कमरा तक नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी कमरा अंधेरा क्यों नहीं रहता है। तो ये होता है मेरे भाई प्रकाश का विवर्तन के कारण। किसके कारण होता है सर, तो ये होता है प्रकाश का विवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, एक सेकंड रुको तो इसको हटाओ ना यहाँ से पेपर। ये किसके कारण होता है सर, ये कहता है सूरज का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है फिर भी कमरा अंधेरा नहीं रहता है, क्यों। तो ये होता है प्रकाश का विवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, ये होता है प्रकाश का विवर्तन। किसके कारण, विवर्तन। रुक जाओ, विवर्तन, विवर्तन कैसे लिखाता है जी, विवर्तन। ठीक है सर, हाँ थैंक यू। विवर्तन के कारण, किसके कारण होता है, विवर्तन के कारण। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश रूम तक नहीं पहुंचता है, प्रकाश कमरे तक नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी कमरा अंधेरा नहीं होता है, किसके कारण। ये प्रकाश का विवर्तन के कारण होता है, ना कि परिकिरणन के कारण, ना कि अपवर्तन के कारण, ना कि ध्रुवन के कारण। नन ऑफ दीज होगा। आंसर क्या होगा सर, नन ऑफ दीज होगा, जिसका सही आंसर होगा प्रकाश का विवर्तन। चलो आते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। क्या कहता है कि एक चालक
की ओर दर्पण जो कि पीछे से आ रहे हैं यातायात पर नजर रखने के लिए होता है क्या? एक चालक की ओर दर्पण जो कि पीछे से आ रहे हैं। एक चालक है सर, एक ड्राइवर है, ठीक है। सवाल एकदम इजी है लेकिन सवाल को घुमा दिया। एगो ड्राइवर है, हम गाड़ी चला रहे हैं, मेरे गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी आ रहा है, ठीक है। हम गाड़ी चला रहे हैं, मेरे गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी आ रहा है, तो ड्राइवर के बगल में एक दर्पण लगा रहता है, मिरर लगा रहता है। वो मिरर जो होता है सर वो पीछे वाले गाड़ी को देखने के लिए होता है। तो वो जो मिरर होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो गाड़ी के जो साइड में लगा हुआ दर्पण होता है सर उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। हमसे यही पूछा है कि एक चालक की ओर दर्पण जो कि पीछे से आ रहे हैं, एक चालक की ओर दर्पण जो कि पीछे से आ रहे हैं, यातायात नज़र रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यातायात नज़र रखने के लिए सर हमें उत्तल दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। क्या कहता है जी? कहता है परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ धातुओं का गलनांक क्या होता है? जब परमाणु भार बढ़ेगा सर तो धातु का गलनांक क्या होगा? देखो यहां समझना, जब भार बढ़ेगा तो गलनांक का होगा, जब भार बढ़ेगा सर तो गलनांक घटता है, ठीक है। जब भार बढ़ता है तो गलनांक घटता है। हमसे पूछा परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है? जब परमाणु भार बढ़ेगा तो क्षार धातुओं का गलनांक जो होता है वो घटता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्या कहता है कि दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनाता है? दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनाता है? दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनाता है? इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण द्वारा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण द्वारा, या फिर स्थिर विद्युत आकर्षण द्वारा? किसके द्वारा? सवाल पहले क्या बोला है, सवाल को समझना है तभी आंसर देना है। हमें बोला दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनाता है? दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनाता है? तो सहसंयोजक बंध जैसे बोलेगा सहसंयोजक बंध तो ये होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा। आपसे जैसे बोलेगा सहसंयोजक बंध तो ये होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है? बी में है। 21 नंबर सवाल क्या कहता है जी? 21 नंबर कहता है ना कि एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है क्या? एल्कोहल किसके तरफ? एल्कोहल, एल्कोहल मतलब दारू। हमसे बड़ा कौन है इस दुनिया में रहे? पी लेगा, 2 पैक मार लेगा तो कहेगा हमसे बड़ा इस दुनिया में कौन है। जब तक पिएगा नहीं तब तक ये दिएगा नहीं। होता है ना सर, आ जाना। हमने क्या बोला है? कहता है एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है क्या? एल्कोहल और अम्ल के बीच जो अभिक्रिया कहलाती है उसे हम लोग कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं मेरे भाई? एस्टरीकरण, ठीक है। आपसे पूछा कि एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? एल्कोहल तथा अम्ल के बीच जो अभिक्रिया कहलाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्टरीकरण, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर 22 की तरफ। कहता है आवर्त सारणी का द्विधात्वीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी का द्विधात्वीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्या है? जरा कमेंट कर देना। हमसे पूछा आवर्त सारणी का द्विधात्वीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? हमें आवर्त सारणी का द्विधात्वीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वो हमारा ऑक्सीजन है। क्या है मेरे भाई? ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल क्या कहता है? 23 नंबर कहता है ना कि ग्लूकोज का विघटन होता है किसके द्वारा? अपचयोपचय द्वारा। अपचयोपचय द्वारा। किसके द्वारा? अपचयोपचय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आ जाना। अगला कहता है 24 नंबर कहता है ना कि एल्कली की उपस्थिति में एक अस्तर का जलीय अपघटन कहलाता है क्या? एल्कली की उपस्थिति में एक अस्तर का जलीय अपघटन कहलाता है क्या?
एल्कली की उपस्थिति में एक अस्तर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? एस्टरीकरण नहीं कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। हमें पूछा है कि एल्कली की उपस्थिति में एक अस्तर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में होगा। अगला 25 नंबर क्या कहता है कि मैग्नीशियम को हवा में जलाना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ऊर्ध्वापातन है, या उपचयन अपचयन है, क्या है? मैग्नीशियम को हवा में जलाना कौन से अभिक्रिया है? जरा कमेंट करके बता देना सर। और जो लोग सही और सटीक कमेंट करेगा ना, उसको पक्का अपनी साली से शादी करा देंगे। जा, इससे बड़ा ऑफर कुछ हो सकता है रे, नहीं ना? हाँ चलो सर, आज तक का क्लास इतना ही रहेगा। बाकी मेगा सेट का दूसरा क्लास आपको अगले क्लास में देखने को मिलेगा। फिर सुबह 10 बजे हम आपके स्वागत के लिए हमेशा तैनात रहेंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े, हम आपकी तैयारी को 4 चांद लगाएंगे। बाकी देखते रहना SK साइंस क्लासेस। ये क्लास कैसा लगा मेरे भाई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी हमारे चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए थे तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं सर आपको अगली क्लासेस में। वो हर दोस्तों तक शेयर कर देना, शेयर करना तो बनता है सर, ठीक है? बाकी थैंक यू, लव यू।